हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब युग्मनज का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप दो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फार्मेशन होता है और ये युग्मनज जो है वो बनने के बाद डेवलपमेंट के क्रम में आगे बढ़ता है। इनकी कोशिकाएं बनते जाती है और ये जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार ये जो है ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण कर लेता है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो जनन नली से होते हुए यूट्रस तक पहुंच जाता है और यूट्रस के अंत्य भित्ति में इम्प्लांट हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तब इस स्थिति को सगर्भता या गर्भ का आरंभ होना कहा जाता है। पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरॉन, मैंने पहले भी बताया है कि जो अंड उत्सर्ग के बाद कोशिकाओं का समूह, पीतक का समूह पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम के रूप में अंडाशय में रहता है, उसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है और इस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण जो एंडोमेट्रियम का अंतःभित्ति का जो दीवार है वो नष्ट नहीं होता और न ही नेक्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो पाता है, ना ही नेक्स्ट एग का डेवलपमेंट हो पाता है। ऐसी स्थिति में तब ऐसे फीमेल को सगर्भा या गर्भवती प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है। प्रेगनेंसी के साथ ही मेनिस्ट्रुअल साइकिल और अंडोत्सर्ग दोनों बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण इनका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट आगे का क्रम जो है वो नहीं हो पाता। ये तभी हो पाता है जब भ्रूण जो है पूरी तरह शिशु में परिवर्तित होकर बाहर आ जाता है, यानी जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है। इसके कुछ समय के बाद जब बॉडी फिर से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, तब ये जो चक्र है यानी मेनिस्ट्रुअल साइकिल और अंडोत्सर्ग जो है वो फिर से प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट पर संरचनाएँ बन जाती है उंगली के समान, इनको जरायुज अंकुरन कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। और ये जो कोरियोनिक विलाई है वो गर्भाशयी ऊतक एवं मात्र रक्त से आच्छादित रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं उंगली के समान संरचना दिखाई दे रही है ना। तो ये जो है वो चूँकि हमारा जो अंतःभित्ति है, एंडोमेट्रियम की जो भित्ति है वो रक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो इस प्रकार ये भी पूरा जो है वो माँ के ब्लड से पूरी तरह आच्छादित रहता है। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है ये और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त हो जाता है। जैसे दो हाथ की उंगलियों को हम आपस में फंसाएंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ इम्बेडेड हो जाता है ना। इसी प्रकार यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट है या भ्रूण है उसका जो कोरियोनिक विलाई होता है और फीमेल का जो अंतःभित्ति का जो उभार है वो दोनों एक दूसरे के साथ इम्बेडेड हो जाते हैं और संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण यानी गर्भ का निर्माण ये जो है वो कर देते हैं, गठित कर देते हैं। इस स्थिति में इसको अपरा या प्लेजेंटा कहा जाता है। यहाँ पर देखो दिख रहा है ये अपरा रसांकुर यानी उंगली के समान प्रवर्ध है। ये गर्भाशय की यानी यूट्रस की गुहा है जहाँ पर पीतक कोश बना हुआ है और ये एक भ्रूण है, ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण में परिवर्तित हो चुका है। वाहिनी सहित नाभि रज्जु यहाँ पर मदर के से जो गर्भाशय का जो अंतःभित्ति है उससे जुड़ा हुआ रहता है और इस समय ग्रीवा में श्लेष्मल प्लग का निर्माण होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। अपरा जो है वो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड और भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये जो माँ के साथ रक्तवाहिनियों से जुड़ा हुआ है, ये माँ के रक्त से ऑक्सीजन शिशु को देता है और शिशु के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को माँ के रक्त के द्वारा बाहर करता है। इसी प्रकार पोषण भी इसके द्वारा शिशु को मिलते रहता है, यहाँ पर परिवर्धित होते हुए भ्रूण को या शिशु को, और शिशु के द्वारा जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो इसी अपरा के द्वारा माँ के रक्त में मिला दिया जाता है और इससे बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार
अपरा भ्रूण से एक नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने और बाहर ले जाने का कार्य करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन्स जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक, मानव अपरा लैक्टोजेंस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब भी उत्पादित करता है। और प्रेगनेंसी के उत्तरार्ध की अवधि में, मतलब जब शिशु डेवलप हो चुका रहता है, तो अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स भी स्रावित होता है। मीन्स जब शिशु का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है और शिशु को बाहर आना रहता है, तब ये यूट्रस के मसल्स में को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन्स सीक्रेट करता है। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन मानव द्वारा लैक्टोजन, रिलैक्सिन रिलैक्सिन जो स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होता है, बाकी समय में ये नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्सिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा प्रेगनेंसी के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ा हुआ होता है। इन हार्मोन्स के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण के वृद्धि के लिए माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो ये सारे हार्मोन्स मिलकर शिशु के डेवलपमेंट में सहयोग देते हैं। हमने जायगोट का डेवलपमेंट ब्लास्टोसिल के रूप में पढ़ा। ब्लास्टोसिल का डेवलपमेंट होता है और इससे गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये गैस्ट्रुला में परिवर्तित होता है। तब इसमें 3 जनन स्तर का निर्माण होता है और इन कोशिकाओं की ये जो है वो कोशिकाओं की गति से होता है। मैंने पहले भी बताया था, जो कोशिकाएं डिवाइड होकर 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार 32 और 32 से 64 कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है, गैस्ट्रुला बना लेता है। गैस्ट्रुला में कोशिकाएं जो हैं वो विभेदित हो जाती है कि किस कोशिका को कौन से अंग का निर्माण करना है और वो गति करके अपने स्थानों तक पहुंच जाता है। तब 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण जो है वो भ्रूण में हो जाता है और गुहा का भी निर्माण हो जाता है। इसके फलस्वरूप भ्रूण एक नए आकार और संरचना को प्राप्त कर लेता है। कोशिका के इस गति को मॉर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है। तब स्तनधारियों में, मैमल्स में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। सबसे पहले एंडोडर्म का निर्माण। एंडोडर्म जो है भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह की कुछ कोशिकाएं अलग होकर ब्लास्टोसिल में विस्तारित हो जाती है और प्रथम एंडोडर्म कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। ये कोशिकाएं तेज़ी से संख्या में वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा इनका संख्या बढ़ता है और ब्लास्टोसिल के बाहरी परत के नीचे द्वितीय परत को बना देती है। अब ये सभी कोशिकाएं धीरे धीरे एक स्थान को घेर लेती है और एक नलिका जैसी संरचना बना देती है, जिसको कि प्राथमिक आहार नली कहा जाता है। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका निर्माण अब यहाँ पर हो रहा है। आंतरिक कोशिका समूह की बची हुई सभी कोशिकाएं एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होकर भ्रूणिक पिंड का निर्माण कर देती हैं। दूसरा मेसोडर्म का निर्माण। मेसोडर्म यानी मध्यवित्ती फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म भ्रूणिक पिंड के पुच्छी भाग की कोशिकाएं, जो भ्रूण होता है उसका पुच्छ वाला भाग, पीछे वाला जो भाग होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है और पिंड के स्थानीय हिस्से को मोटा बना देता है, जिससे आगे चलकर ये कोशिकाएं भ्रूणिक पिंड से स्वतंत्र हो जाती है और मेसोडर्म का परत बना लेती हैं, मध्यवित्ती बना लेती हैं। नेक्स्ट एक्टोडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। मेसोडर्म के निर्माण के बाद भ्रूणिक पिंड की जो बची हुई कोशिकाएं होती हैं वो एक परत में ऑटोमेटिक जो है वो व्यवस्थित हो जाती है और एक्टोडर्म का निर्माण यानी बाहर की जो भित्ति है उसका निर्माण कर देती है। इस प्रकार इन 3 जनन स्तरों का भविष्य क्या होता है। एक्टोडर्म की बात करें हम, सबसे बाहर की कोशिकाएं ये त्वचा का निर्माण कर देती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका का निर्माण इसके द्वारा होता है। इसे याद रखना, ये याद रखने वाला है 3 जनन स्तरों से कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है। तो एक्टोडर्म सबसे बाहर की ओर होता है, इसलिए ये बाहर का जो कवच होता है त्वचा है ना, और मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका का निर्माण इसके द्वारा होता है। एंडोडर्म अंदर होता है, सबसे अंदर का भाग है और ये प्रारंभिक आहार नाल
जो बीचों बीच होगा ये, तो बीचों बीच में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बाद में परिवर्तित होकर पूर्ण विकसित डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके विभिन्न अंग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर का जो भी आते हैं उसका निर्माण करती है। इस स्तर की कोशिकाएं श्वसन तंत्र यानी लंग्स, मूत्राशय और कर्ण के मध्य भाग का भी निर्माण ये करती है। मेसोडर्म की जो कोशिकाएं हैं ये परिवर्तित होती है, और मेसोडर्म यानी बीच की भित्ति है ना, तो ये क्या क्या निर्माण करेगी, नोटोकार्ड का निर्माण कर देगी, मांसपेशी यानी मसल्स का निर्माण करती है, हृदय, रुधिर वाहिकाएँ, वृक्क और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण इसके द्वारा होता है। इस अंतर कोशिका समूह में कुछ विशेष प्रकार की भी कोशिकाएं पाई जाती है जिनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। इनमें इतनी क्षमता होती है कि यह सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न कर सकती है। याद रखना, स्टेम सेल्स, मेसोडर्म में कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जिसे स्टेम सेल्स कहा जाता है, और ये सभी अंग और ऊतक का निर्माण कर सकती है। तो मनुष्य में जो प्रेगनेंसी है उसकी अवधि 9 महीने की होती है, यानी भ्रूण के पूरे विकास में 9 महीने का टाइम लगता है, और प्रत्येक महीने में भ्रूण में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं। ये महत्वपूर्ण चेंजेस क्या है, पहले महीने के बाद शिशु का हृदय निर्मित हो जाता है। फर्स्ट महीना कंप्लीट होता है तो शिशु का हार्ट जो है वो निर्मित हो जाता है, यानी फर्स्ट महीने के बाद ही अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसके हृदय का स्पंदन को फील किया जा सकता है। दूसरे माह के अंत में पैर और उसकी उंगलियां, मतलब दोनों हाथ पंजे बन जाते, पाद यानी पंजे, हाथ और पैर की पंजे और उंगलियां बन जाती है। पहले 3 माह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है, आँख, कान, नाक, सब, यानी एक शिशु जो है वो बिल्कुल छोटा सा भ्रूण जो है वो छोटा शिशु, अल्प विकसित या अविकसित शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल का उगना भी देखा जा सकता है। 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोएं यानी कोमल बाल निकल जाते हैं। इसके साथ ही साथ आँखों में पलकें भी बन जाती है और ये अलग अलग हो जाते हैं, बिरोनियाँ भी बन जाती है, और 9 महीने के अंत में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और ये जो है बर्थ के लिए यानी प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रसव एवं दुग्ध स्रावन, पार्टिट्यूशन एंड लैक्टेशन। गर्भ के पूर्ण समय हो जाने के बाद गर्भाशय में यानी यूट्रस में विशेष रूप से संकुचन होता है। ये कुछ हार्मोन्स हमने पढ़े थे जो इसको संकुचित करने में मदद करते हैं, जिसके कारण जो गर्भस्थ शिशु है वो उसको बाहर आने में आसानी रहता है। गर्भ से बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव या बर्थ कहा जाता है, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, याद रखना, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय की पेशी में संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे शिशु जो है वो जनन नाल के द्वारा आसानी से बाहर आ जाता है, और शिशु के साथ ही साथ अपरा या नाल जो होता है वो भी बाहर आ जाता है। हमने मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। एक फीमेल में मेमोरी ग्लैंड किस प्रकार होता है, स्तन और स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। तो जब सगर्भता की स्थिति होती है उसी समय ही मेमोरी ग्लैंड में कई प्रकार का परिवर्तन हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं, और जब शिशु का बर्थ हो जाता है इसके पश्चात इन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन प्रारंभ हो जाता है। जब तक शिशु दुग्धपान करते रहता है तब तक इन ग्लैंड्स में दुग्ध का निर्माण होते रहता है, और प्रारंभ में माँ के दूध में कई प्रकार की एंटीबॉडी पदार्थ जो है वो विद्यमान होते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट मिल्क होता है वह शिशु के लिए बहुत ही प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में विशेष सहायक होता है, और इसे शिशु को पिलाना आवश्यक होता है। और इस प्रथम जो दूध होता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। और इस प्रकार हमारा आज का ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है वो ख़त्म होता है।